अगर हमल नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप देखने वाली एक खातून हैं तो आप अपने हस्बैंड को बता सकती हैं कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर आप एक मर्द हैं, एक शौहर हैं और अपने पार्टनर को हामला नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई आपके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रेगनेंसी ना होने की बड़ी वजह अगर मर्दों के लिहाज से देखी जाए तो मर्दों में सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट हम करवाते हैं और वो है स्पर्म का टेस्ट, सीमन एनालिसिस रिपोर्ट। तो स्पर्म का जो टेस्ट है, क्या आप जानते हैं कि आम लेबॉर्ट्री से इशू की गई सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती हैं अक्सर गलत साबित होती हैं, क्योंकि स्पर्म में एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बारीक भी नहीं, और एहतियात की ज़रूरत होती है इस टेस्ट को करने के लिए। और इससे भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आप इस टेस्ट को करवाने के लिए अपना सैंपल देते हैं। अपने स्पर्म्स का सैंपल, अपने सीमन का जो सैंपल कलेक्ट आप करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो आप करते हैं, जिनकी वजह से आपका टेस्ट गलत आता है। तो आपने ये गलतियां की, आपने कुछ एहतियात परहेज नहीं बरते, आपको तरीक़ेकार ही नहीं पता सैंपल कलेक्ट करने का, और आपकी रिपोर्ट गलत आ गई। अब आपकी रिपोर्ट के अंदर स्पर्म काउंट कम आ गया या मोटिलिटी कम आ गई, कोई मसला आ गया, फिर सारी ज़िंदगी आप डॉक्टर्स के पास, हकीमों के पास चक्कर लगाते रहेंगे। किसी ने आपको यह नहीं पूछना कि रिपोर्ट आपने किस तरह से करवाई थी, सैंपल किस तरह से आपने कलेक्ट किया था, क्या एहतियात परहेज आपने किए थे रिपोर्ट करवाते वक्त। रिपोर्ट में कोई शक शुबा भी हो सकता है, रिपीट करवाने का कोई नहीं कहेगा। उन्होंने यही कहना है कि रिपोर्ट गलत है तो है, स्पर्म काउंट मोटिलिटी कम है तो बस कम है, आप इलाज करवाएं और उन्हें पैसे दें। आप फिर ज़िंदगी भर पैसे भी खर्च करते रहेंगे, जहनी तौर पर आप अपसेट हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपकी टेंशन बढ़ेगी। तो उस वक्त फिर एक्चुअली में आपके जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, आपकी टेंशन की वजह से वो वाकई कम हो जाएगी, स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मेरे भाई, इसलिए रिपोर्ट करवाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको सैंपल देने का दुरुस्त तरीका समझ आ जाए और रिपोर्ट करवाने से पहले जो गलतियां आपने नहीं करनी वो आपको पता चल जाए। अब जब आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है, उसमें एक चीज़ ऊपर लिखी होती है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, एब्स्टिनेंस पीरियड 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या है और आपने कितना ये रखना है, तो सुन लें कि इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म का सैंपल निकालने से पहले आपने कितने दिन का वक्फा किया है। और ये वक्फा या इंटरवल जो है, इसमें आपने, इससे मुराद ये है कि ना तो आपने कोई सेक्स किया हो, इंटरकोर्स किया हो, ना ही मैस्टरबेट किया हो, किसी भी तरीके से आपके स्पर्म्स बाहर डिस्चार्ज ना हुए हों। आपने रिटेंशन करनी है, अपने स्पर्म्स को रोक के रखना है सैंपल देने से पहले, और कितने दिन तक रोकना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप गलती करते हैं। आइडियली जो डॉक्टर्स मशवरा आपको देते हैं, 3 से लेके 5 दिन तक आपने रिटेंशन करनी है, अपने स्पर्म्स को रोक के रखना है रिपोर्ट करवाने से पहले। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ये समझेंगे कि आप 5 से ज़्यादा दिन तक वक्फा करें और अपने स्पर्म्स को रोक के रखें, फिर आप अपनी रिपोर्ट करवाएंगे तो स्पर्म आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखें कि स्पर्म पैदा होने के बाद आपके अंदर जो स्टोर होते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और वो जब लिमिटेड टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद उनकी तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, वो वहीं पर दोबारा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, DNA उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप 5 दिन से ज़्यादा का वक्फा करके अपने स्पर्म की रिपोर्ट करवाते हैं, जो सैंपल आप निकालेंगे तो वो स्पर्म फ्रेश नहीं होंगे। 5 दिन से ज़्यादा जो स्पर्म अंदर स्टोर पड़े होंगे उनका DNA डैमेज आएगा। मे बी कि स्पर्म काउंट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, लेकिन स्पर्म की जो क्वालिटी है, जो मोटिलिटी है स्पर्म की, वो डिस्टर्ब होगी, वो सही तरीके से नहीं आएगी। तो इसलिए आपने रिटेंशन करनी है, आइडियली 3 से लेकर 5 दिन तक, ना 3 दिन से कम करें ना 5 दिन से ज़्यादा करें। इतने दिन तक आप स्पर्म्स को रोक के रखें रिपोर्ट करवाने से पहले, फिर अपना सैंपल दें। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाने से पहले, अपना स्पर्म का सैंपल देने से पहले आपने कम से कम 10 दिन पहले अपनी एक्टिविटीज़ को हेल्दी कीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो रोक दें, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो रोक दें, अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो रोक दें। इसके अलावा किसी किस्म की मेडिसिन आप कुछ ऐसी होती हैं, जैसे कि मैदे की दवाई है, टैगामेट जिसे कहते हैं, समिटाडीन जिसमें होता है, तो वो भी अगर आप लेते हैं तो उससे स्पर्म की क्वालिटी ख़राब आएगी। फिर कुछ हार्मोन्स, अगर एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन वगैरह आप ले रहे हैं, या हर्बल कोई मेडिसिन किसी किस्म की आप खा रहे हैं,
तो अपने सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाने से 10 दिन पहले ये सारी चीज़ें आपने रोक देनी है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सैंपल कलेक्ट कैसे करना है। जब आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, घर पे आप अपने सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि जिस कंटेनर के अंदर आपने सैंपल लेना है, आपका सैंपल डायरेक्टली उसी कंटेनर में ही गिरे। बाज़ लैब्स वाले आपको कंडम दे देते हैं कि आप ये चढ़ा के उसके बाद आप इस कंडम के अंदर सैंपल ले लें। तो याद रखें कि बहुत सारे कंडम्स के अंदर स्पर्मिसिडल एजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके स्पर्म को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली आपका जो डिस्चार्ज है वो कंटेनर के अंदर गिरना चाहिए, और कंटेनर को पकड़ते वक्त आप अंदर से अपने हाथों से उसको टच ना करें ताकि किसी किस्म का कोई जरासीम अंदर ना आए। फिर सैंपल देने से पहले बेहतर यह होता है कि आप नहा लें, आप अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लें। आपका जो पीनस है, जो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स का, उसको आप अच्छी तरीके से वॉश कर लें ताकि हर तरह के जरासीम क्लियर हो जाएं। फिर सैंपल लेते वक्त अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो लुब्रिकेंट बिल्कुल भी कोई यूज़ ना करें, क्योंकि लुब्रिकेंट्स के अंदर भी केमिकल्स होते हैं और जब आप यूज़ करेंगे तो वो स्पर्म के साथ आपकी रिपोर्ट को डिस्टर्ब करेंगे। और इसके बाद जो एहतियात परहेज़ है कि जैसे ही आप इजैकुलेट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो जो पहला पार्ट आपके सीमन का बाहर निकलता है उसको हर सूरत में कंटेनर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही मैक्सिमम स्पर्म्स होते हैं आपके। और अगर ये पार्ट एक्सीडेंटली नीचे गिर जाए तो इसको उठाकर कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश ना करें, इससे भी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। जब आप अपना सैंपल कलेक्ट कर लें उसके बाद आप अपने कंटेनर को ढक्कन से अच्छे तरीके से बंद कर दें और मेक श्योर कि उसको अच्छी तरीके से लेबल कर दें। लेबल से मुराद है कि उसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस और डेट जिस डेट पे आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो लिख दें, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप ऐसे ही देते हैं, लैब वाले पे छोड़ दें, तो लैब्स के अंदर भी सैंपल चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप लेबॉर्ट्री से या क्लिनिक से आउटसाइड कहीं घर पे या ऑफिस में अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम सैंपल कलेक्ट करने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आप लेबॉर्ट्री तक पहुंचा दें, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है कम होती है बाहर के एनवायरनमेंट में। और कोशिश ये करें कि कंटेनर को बहुत ज़्यादा हॉट जगह पे या बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह पे ना रखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्पर्म्स के लिए, स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने स्पर्म का, सीमन का जो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो आप प्रेफर करें कि आप किसी लेबॉर्ट्री या क्लिनिक के अंदर ही जो जगह बनी होती है वहीं पे आप अपना सैंपल कलेक्ट करें और वहीं पे डिपॉजिट करवा दें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप अपने सीमन का सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे और आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।